जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 वाइब्रेशन ऑसिलेशन का आगाज़ किया हुआ है और हमने आज इसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ना है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सादुल्लाह फ़ारूकी, उस पर ये चैप्टर 7 के तरतीब के साथ सारे लेक्चर आ रहे हैं। आज हमने जो पढ़ना है ये बेसिकली टॉपिक जो बोर्ड में है ये शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स में, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन, इनकी डेफिनेशन, इनकी एग्जांपल, और लास्ट पर एक तीसरी डेफिनेशन है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आज हमने बेसिकली इसको लिख देते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। आज हमने बेसिकली ये 3 डेफिनेशन करनी है और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल करने हैं जो अभी तक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन। ये क्या होती है? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को, आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से पकड़ें। दुनिया में कोई भी चीज़ जहाँ पर स्टेबल होती है ना, जहाँ पर रुकी हुई है, वही उसकी स्टेबल पोजीशन है, उसी को मेन पोजीशन कहते हैं, उसी को रेस्ट पोजीशन कहते हैं। जैसे ही मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये इस वक्त अपनी मेन पोजीशन पर है। ठीक हो गया? मैंने इसे मेन पोजीशन से पकड़ना है और थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाना है। देखो, वाइब्रेशन स्टार्ट करवाने के लिए, किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन शुरू करवाने के लिए पहले फोर्स लगानी पड़ती है, उसे मेन पोजीशन से हिलाना पड़ता है। ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने इसे पकड़ा, मेन पोजीशन से हिलाया, ये हिला रहा हूँ, ये मैं इसे एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गया। यहाँ पर ले जाकर बस मैं जब इसे छोड़ूंगा ना तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है, कोई भी बॉडी खुद ब खुद वापस क्यों आएगा? तो आंसर है, जब आप उसे उसकी असल पोजीशन से, जहाँ पर वो रेस्ट पर था, मेन पोजीशन से खींच के लेके जाओगे, उसके अंदर ना कुदरती तौर पर अपनी पहले वाली हालत में वापस आने की ना एक फोर्स पैदा हो जाएगी। उस बॉडी में अपनी असल जिस पोजीशन पर वो पहले था, उस पोजीशन में वापस आने के लिए ना, उस पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए उसमें एक फोर्स पैदा होगी, उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमने पैदा नहीं की है, हमने सिर्फ उसे मेन पोजीशन से हिलाया। तो किसी भी पोजीशन को, किसी भी बॉडी को जब मेन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर एक कुदरती तौर पर फोर्स पैदा होती है जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का काम सिर्फ ये है कि उस फोर्स ने इसको वापस अपनी मेन पोजीशन पर लाना है। ठीक है, तो ये मैंने मेन पोजीशन से पकड़ा, इसे पकड़ के ये मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके गया, तो इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस हुई है जो इसे वापस लाना चाहती है। उस फोर्स की वजह से ये बॉडी वापस आया, ये खुद ही नीचे गिरेगा। जब ये वापस आएगा ना तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। मेन पोजीशन पर वो उसे रोकना चाहती है लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये अपने इनर्शिया की वजह से आगे चला जाए। असल में रीस्टोरिंग फोर्स का काम सिर्फ ये होता है कि वो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को मेन पोजीशन पर रीस्टोर करना चाहती है। उसके ज़िम्मे काम ये है कि जहाँ से बॉडी को पकड़ के लाए थे वहीं पर छोड़ कर आना है। अब वो फोर्स उसे छोड़ना चाहती है मेन पोजीशन पर, तो फोर्स की वजह से ये नीचे जब आ रहा होता है ना, इसकी स्पीड बढ़ती है, फोर्स लग रही है, स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। ये मेन पोजीशन पर रुकने की बजाय अपनी इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है। जब ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है तो फिर इस पर एक फोर्स लगती है रीस्टोरिंग, जो उसे मेन पोजीशन पर लाना चाहती है। ये फिर वापस आएगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर ये मेन पोजीशन पर रुकने की बजाय ये अपनी इनर्शिया की वजह से फिर आगे चला जाएगा। तो अब हमने देखा कि हमने बॉडी को सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं साइड पे बैठा हूँ। अब ये पेंडुलम खुद ही मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, फिर रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आता है, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है, फिर आता है, फिर इधर चला जाता है, ये खुद ही चलने लग गया। अब मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैंने अब इस पर बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाई है। ये आज़ादाना तौर पर मूव कर रहा है, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जा रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, हर वाइब्रेटिंग बॉडी को वाइब्रेट करने की एक अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक फ्रीक्वेंसी दी है कि वो इस फ्रीक्वेंसी से चल सकती है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। हम उसमें मुदाखलत नहीं करते, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब ये बॉडी खुद ब खुद वाइब्रेट करता जा रहा है, ऐसे ऐसे। ये जो खुद ब खुद वाइब्रेट करता जा रहा है, ये किस फ्रीक्वेंसी से हिल रहा है? तो हम कहेंगे ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जा रहा है। उसके अंदर वाइब्रेट करने की जो कुदरती सलाहियत है, ये उस सलाहियत की बिना पर चल रहा है। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाती। यहाँ पर आकर अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर आपने शुरू में तो लगाई थी, शुरू वाली फोर्स छोड़ दें, आपने थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया ना, बस
अब ये खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहा है ना, आज़ादाना तौर पर कर रहा है, अब तो मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ऐसी ओसिलेशन जो फ्रीली होती है आज़ादाना, ऐसी ओसिलेशन जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स की मुदाखलत नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, इस ओसिलेशन को हम कहते हैं फ्री ओसिलेशन। ठीक है, किसी भी बॉडी को शुरू में बस मीन पोजीशन से हिला के छोड़ दो, उसके बाद वो जैसे ही वाइब्रेट करता जाएगा हम उस वाइब्रेशन को कहेंगे, ओसिलेशन को कहेंगे फ्री ओसिलेशन। इसमें बाहर से आपने किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगानी है। हाँ, शुरू में लगी है ना, उसके बाद छोड़ दिया, अब तो नहीं हम कह रहे, अब तो पेंडुलम खुद ही चलता जा रहा है। ये जो खुद ब खुद वाइब्रेट करता जा रहा है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता जा रहा है, इसको हम कहते हैं फ्री ओसिलेशन। The oscillation with natural frequency without the interference. The oscillation when any vibrating body oscillate with natural frequency, या जैसे भी oscillation with natural frequency without the interference of an external force, बाहर वाली फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स के बगैर, मुदाखलत के बगैर कोई भी बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो चलता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब पता क्या है? आपने पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाला है, F = 1/2 पाई √G/L। देखो पेंडुलम G कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ज़मीन की सरफेस के करीब G कांस्टेंट, पीछे L है। अगर एक पेंडुलम की लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 20 लिखो, G की वैल्यू लिखो, 2 पाई लिखो, एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना। तो 20 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, 20 सेंटीमीटर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, 30 सेंटीमीटर वाले की एक फ्रीक्वेंसी होगी, 40 सेंटीमीटर वाले की एक फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि हर वाइब्रेटिंग बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी तो कोई होगी जिससे वो वाइब्रेट करता है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी जिससे कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रीली मूव कर रहा होता है, दिस इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फ्री ऑसिलेशन में सवाल आता है बॉडी किस फ्रीक्वेंसी से चलता है, तो आंसर है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलता है। ठीक है, तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें कोई भी बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के बगैर, एक्सटर्नल फोर्स की मुदाखलत के बगैर वाइब्रेट करता है, इसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स में देखें बच्चों, एग्जांपल्स में फ्री ऑसिलेशन की एग्जांपल्स में अगर आप देखें, सारी वाइब्रेशंस बस बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी, बाद में और शुरू में तो थोड़ी देनी पड़ती है ना, हिलाना तो पड़ता है, ऐसे हिला कर छोड़ देना, उसके बाद आपने कोई फोर्स नहीं लगानी। तो वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, या आपके पास हो जाए मैस स्प्रिंग सिस्टम जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होता है, ये सारी एग्जांपल्स हैं फ्री ऑसिलेशन की। ठीक हो गया जी। कोई भी बॉडी बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चलता है, फ्रीली मूव करता है, बाहर से हम बार बार फोर्स नहीं लगाते हैं, इसको हम कहेंगे, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? फ्री ऑसिलेशन की। ठीक है, तो फ्री ऑसिलेशन में सिर्फ शर्त क्या है कि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स बार बार नहीं लगानी है, आपने एक दफ़ा लगा के छोड़ देना है, वो आज़ादाना चलता जाएगा, ये ऑसिलेशन फ्री है। आगे आ जाइए, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है? फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स्ड का मतलब ही यही है, मजबूर करना किसी। ठीक हो गया। अच्छा, फोर्स ऑसिलेशन क्या है? अब आपने ज़रा एक लम्हे के लिए ये देखना ज़रा, ये मेरे पास एक पेंडुलम है, मैंने इसको ना ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके गया, छोड़ दिया, अब ये वाइब्रेट कर रहा है। आप एक जगह खड़े हो जाए, जैसे ही आपके करीब आता है फोर्स लगाओ, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर फोर्स लगाओ, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, फिर फोर्स, यानी वो वैसे भी हिल ही रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन आप फिर भी फोर्स लगाई जा रहे। इसे कहते हैं किसी बॉडी को मजबूर करो कि वो आपकी फोर्स की वजह से चली जाए, वो वाइब्रेट करे आपकी फोर्स की वजह से। जैसे झूला होता है, झूले में जैसे ही कोई पीछे आता है, हम पीछे से ऐसे धक्का लगाते हैं, फिर आगे चला जाता है, फिर पीछे आता है, फिर फोर्स लगा देते हैं, फिर आगे चला जाता है, फिर पीछे आता है, फिर फोर्स लगाते हैं। ये जो वाइब्रेशन हो रही है ना, ये वाइब्रेशन बार बार एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस से हो रही है। तो ऐसी ऑसिलेशन जिसमें हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बार बार बाहर से फोर्स देते हैं, तो उस ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, यानी हम मजबूर कर रहे हैं उसे ऑसिलेट करने पर। तो व्हेन ऑसिलेशन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, कहता है जब किसी ऑसिलेशन में एक्सटर्नल फोर्स लाजमी लगाई जाती है, बार बार लगाई जाती है, रिपीटेडली, बार बार,
कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है ना, आप किसी एक जगह खड़े हो जाएं, जैसे ही करीब आता है फिर फोर्स लगा दें, फिर आता है फिर लगा दें, फिर आता है, बस लगा ही जाए, बाहर से फोर्स अगर लगी जाए, कभी आगे लगा दें कभी पीछे से जाके, तो फोर्स अगर बार बार उस पर लगाई जाएंगे, दिस इज नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन में तो कुछ नहीं था, बस एक दफ़ा मेन पोजीशन से हिला के छोड़ दिया था, वो फ्रीली मूव कर रहा था। फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम क्या करते हैं, अपने वाइब्रेटिंग बॉडी को मजबूर करते हैं एक्सटर्नल फोर्स बार बार लगा के कि वो वाइब्रेट करे। इसकी एग्जांपल्स देखें, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, वैसे हम लिख देते हैं चंद एक, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अगर बाहर से बार बार फोर्स लगेगी तो वो किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, फोर्स में। जैसे सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स, पेंडुलम की एक तरफ खड़े हो जाए, आप हाथ से ना भी फोर्स लगाएं, पेंडुलम ये वाइब्रेट कर रहा है, जैसे ही आपके मुंह के करीब आता है ब्लो करो, फूंक मारो, फिर आगे जाए, फिर पीछे आता है, फिर फूंक मारो, तो ये भी तो एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज आल्सो नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो बाहर से बार बार एक्सटर्नल फोर्स किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी पर लगेगी तो वो किसकी एग्जांपल होगी, फोर्स ऑसिलेशन। इसके बाद देखें, आप कभी किसी हैवी इंडस्ट्री में जाओ ना, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, मशीन जब चलती है ना तो ज़मीन थरथरा रही होती है, हिल रही होती है, जब तक मशीन उस पर हैवी मशीन चलती जाएगी, मशीन ज़मीन पर फोर्स लगाई जाएगी, ज़मीन हिली जाएगी। तो फैक्ट्री के फर्श का, फैक्ट्री के फ्लोर का वाइब्रेट करना, इट इज़ ड्यू टू द रनिंग मशीनरी, हैवी मशीनरी की वजह से होता है। और मशीन जब चलती है तो वो मुसलसल ज़मीन पर फोर्स लगा रही होती है, जिसकी वजह से फैक्ट्री का फर्श मुसलसल हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज फोर्स वाइब्रेशन। इसी तरह से पियानो, गिटार, ये जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूज़िकल, पियानो गिटार पर आपने एक दफ़ा उंगली मारी है, म्यूज़िकल साउंड निकला, अब आपने बार बार उसको साउंड पैदा करने हैं ना, तो साउंड पैदा करने के लिए बार बार फोर्स लगानी पड़ती है। वो तार पे फोर्स लगाते हैं, तार हिलती है, फिर लगाते हैं फिर हिलती है, फिर लगाते हैं फिर हिलती है। तो ये जितने भी वुडन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशन। एंड पर एक और डेफिनेशन है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या होता है, ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर एक सिस्टम का नाम है। कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम, यानी जैसे आप फैक्ट्री के फर्श, फैक्ट्री में एंटर हो गए तो फैक्ट्री पूरा एक सिस्टम मान लो, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रही हो, उस सिस्टम को कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जैसे म्यूजिकल बैंड वाला एक सिस्टम है पूरा, वो एक कमरा है जहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सारे गुलूकार वगैरह सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। अच्छा, उस पूरे हिस्से में आप कोई भी चीज़ देखो, ड्रम देख लो, ढोलकी देख लो, बार बार फोर्स लगानी पड़ती है, पियानो, गिटार, सब पर बार बार फोर्स लगेगी तो वो सिस्टम पैदा होगा ना। कोई ऐसा सिस्टम जिसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रही हो, उस सिस्टम को कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पेंडुलम देख लो, ये पेंडुलम भी तो एक सिस्टम ही है ना, ये एक सिंपल पेंडुलम था, ये हिल रहा है, आप बाहर से फोर्स लगाई जो बार बार, अब इस सिस्टम का नाम क्या हो जाएगा, देखो इस ऑसिलेशन का नाम तो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, लेकिन इस सिस्टम का जो नाम है, उस सिस्टम का नाम ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रही होती है, उसको हम कहते हैं ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, चले अब यहाँ तक हमारा, अब सिर्फ एक टॉपिक हमारा रह गया बच्चों, चैप्टर 7 का, लेक्चर नंबर 9 करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ना कुछ शॉर्ट हम कर लेते हैं, जो कुछ हमने पिछले टॉपिक में किए भी थे, कुछ फिर इसके साथ कर लेते हैं, तो आज शॉर्ट भी ख़त्म करते हैं। हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 4, 6, 7 वाला कर लिया था, हमारा 8 वाला रहता है, 11 रहता है, 13 रहता है, 12 रहता है। चलिए 8 वाला देखें, एक्सरसाइज का शॉर्ट है 7.8, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये शॉर्ट है, उसने कहा है अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस, कहता है किन शराइत पर 2 SHM हैं, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट, के उनको मिलाएं तो एक रिजल्टेंट बने, विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक। बच्चों 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, कहता उनको मिलाएं तो उनका जो रिजल्ट बने ना, वो रिजल्ट भी SHM हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, आंसर है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन ऑसिलेशन को कहते हैं। ऐसी ऑसिलेशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होता है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, दिस इज SHM।
पढ़ा हुआ है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा, अब आपने वो कंडीशंस बतानी है जिस पर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को अगर ऐड करें उनका रिजल्टेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, तो सिंपल सी कंडीशन है वो दोनों सेम होने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, उनका फेज डिफरेंस सेम हो, सारी चीज़ें सेम होंगी तो मिलकर वो जो रिजल्ट बनाएंगे वो भी तो सिंपल हार्मोनिक ही होगा। तो ये कंडीशंस कुछ लिखी भी हैं, जैसे कि SHMs मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, उनकी नेचर सेम होनी चाहिए, फिर हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और स्टार्ट उनका इनिशियल फेज सेम होना चाहिए, यानी वो दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट होनी चाहिए। आगे पीछे हो गए ना, हो सकता है फिर वो कैंसिल हो जाए, एक मेन पोजीशन हो एक ही एक्सट्रीम पोजीशन हो तो वो बैलेंस ना। तो कंडीशंस में फ्रीक्वेंसी सेम हो, हाँ जी, और नंबर 2 नेचर सेम हो, सेम नेचर की हो, और इनिशियल फेज सेम हो, इनिशियल फेज उनका सेम हो। अगर ये चीज़ें होंगी तो इनके मिलने से जो रिजल्ट बनेगा वो सिंपल हार्मोनिक ही होगा, ठीक है, सेम नेचर का। 7.11 वाला है, चलिए मैं यहाँ से इसको ये मिटा देता हूँ, इतने हिस्से को। जी बच्चों 7.11 ये टॉपिक हम बच्चों पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 7 जो था वो हमारा इसी टॉपिक पर था, एनर्जी कंजर्वेशन वाला। तो यूँ समझ लें कि ये एक पूरा टॉपिक उसने शॉर्ट में भी पूछ लिया कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद SHM। रिलेशन एक्सप्लेन करो, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी। तो ये हम डिटेल्ड टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन सा, हाँ जी, ये हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM। ये उस यूं समझ लें कि उस टॉपिक को कंप्लीट ही पूछ लिया उसने। इट इज़ अ सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इसका जो शॉर्ट बन सकता है वो ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें कि SHM एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, तो वो हमने पढ़ा था इस तरह से बच्चों, एक ये था, फिर एक ग्राफ ऐसे था। हमने पढ़ा था कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, और फिर पोटेंशियल कम होते होते ज़ीरो, काइनेटिक बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। तो एक वक्त में एक एनर्जी मैक्सिमम है, दूसरी ज़ीरो है, लेकिन एनर्जी की टोटल वैल्यू सेम है। जिस पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पर, उस पोजीशन पर काइनेटिक मिनिमम यानी ज़ीरो है। फिर जहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम हुई है वहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो हुई है। तो बच्चों ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये आपके पास मीन पोजीशन होती है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर देखें, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक ज़ीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक ज़ीरो, ये डॉटेड काइनेटिक है। और मीन पोजीशन पर देखें, पोटेंशियल ज़ीरो, काइनेटिक मैक्सिमम। तो ये हमने एक टॉपिक पूरा पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन वाला, ये उसी से रिलेटेड है, और ये आपको बेहतर उसमें समझ लग गया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लेक्चर नंबर 7 दोबारा से सुने, इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक है वो भी। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा 7.12 है, ये अभी कल हम टॉपिक पढ़ेंगे रेजोनेंस का, ये उसमें क्लियर हो जाएगा। 7.12 वाला जो शॉर्ट है ना, ये रेजोनेंस कल हमने पढ़नी है, ट्यूनिंग रेडियो, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, ये उसमें क्लियर हो जाएगा। 7.13 वाला शॉर्ट है, इफ़ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली, कहता आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसे वर्टिकली लटकाओ, ऐसे लटका दो, एंड सेट इनटू वाइब्रेशंस, और फिर उसकी वाइब्रेशन करवाओ, ऐसे खींच के छोड़ो तो वो वाइब्रेट करेगा ना, ऐसे ऊपर नीचे। आपने बताना है व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप। एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जैसा कि ये आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये आपने नोट कर लिया होगा, वैसे भी इसको इतना हमने लिखा नहीं, हाँ जी। और हमारा ये 13 वाला है यहाँ से 7.13। जी बच्चों, ये आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ऐसे, दिस इज अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम, ऐसे।
कहता आपने इसको पकड़ के ऐसे खींच के छोड़ा है तो ये वाइब्रेट करेगा, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऐसे ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। उसने पूछा कि इसकी मोशन आखिरकार रुक क्यों जाती है? थोड़ी वाइब्रेशन करने के बाद कुछ देर के बाद ये रुक जाएगा, क्यों रुकता है? तो आंसर है, दुनिया का कोई भी रियल सिस्टम है ना, उस सिस्टम में फ्रिक्शन होती है, उस सिस्टम में फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं ना, फ्रिक्शन वगैरह होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है। ऐसी फोर्सेस जो एनर्जी को ज़ाया करती हैं उन फोर्सेस को कहते हैं डैम्पिंग फोर्सेस। डैम्पिंग डैम्पिंग फोर्सेस होती हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल एंड रेजिस्टिव फोर्सेस, इनको कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जो एनर्जी ज़ाया करती हैं, जो एनर्जी को डिसिपेट करती हैं, जिससे एनर्जी सिस्टम की ज़ाया होती है, ये कौन सी हैं? बिलाखिर आखिरकार ये फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्सेस है। हवा की रेजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शन है, जिस सरफेस के साथ बांधा हुआ उस सरफेस में फ्रिक्शन है। तो इन फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, इन डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से इस सिस्टम की एनर्जी ज़ाया होती है। जैसे बच्चों, लेट्स सपोज मैंने इस मैस स्प्रिंग सिस्टम को पकड़ा था, ऐसे खींच के छोड़ा, फ़र्ज़ करें कि इसकी टोटल एनर्जी थी 50, ये 50 एनर्जी से पहली वाइब्रेशन की है, अगली वाइब्रेशन में इसकी एनर्जी 45 हो जाएगी, एनर्जी का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाएगा, हीट वगैरह में डिसिपेट हो जाएगा। अब इसकी अगली वाइब्रेशन में इसकी एनर्जी 45 है, फिर 40, फिर 35, फिर 30, 25, 20, तो एनर्जी कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड भी कम होते 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 ये ज़ीरो हो जाएगा। पहली वाइब्रेशन लार्ज एम्पलीट्यूड में, दूसरी उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और ये ज़ीरो। ठीक है, तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो होता है वो आखिरकार रुक क्यों जाता है? ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस, फ्रिक्शनल रेजिस्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है और वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम होते होते वो बिल्कुल रुक जाता है, ज़ीरो पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये आपके शॉर्ट हैं जो कंप्लीट है। 7.12 वाला रहता है, वो मैंने बताया कल हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें वो हो जाएगा, वो टॉपिक ही है, यूँ समझ लें वो होगा। अब इसके न्यूमेरिकल हैं, समार सिलेबस के मुताबिक इसके टोटल कितने न्यूमेरिकल हैं? 4 पहला, दूसरा और चौथा 5। चलें, उसके सिर्फ 4 न्यूमेरिकल हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ ही हम वो न्यूमेरिकल भी उम्मीद करेंगे कि ख़त्म करें। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही है। आज काम आसान ही था, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपने इसको सुनना है, याद करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ करना है। ये सिलसिला आप लोगों के लिए शुरू किया गया। अल्लाह हाफ़िज़।